साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय भान सिंह में। और मैं हूं उदय भान सिंह। साथियों, जो केवीएस में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की जो वैकेंसी आई हुई है, उनके लिए हमने हिंदी विषय के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने कक्षा 9 से 12 की जो बुकें हैं उनका विस्तृत वीडियो विवेचन हमने जो शुरू किया है, उसमें आज चौथा वीडियो है रीतिकाल से संबंधित। आप उनको यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और कोई भी कमेंट्स हो, नोट्स हों तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करें, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। साथियों, आज जो ये वीडियो है रीतिकाल से संबंधित है। हम रीतिकाल के समय, कालक्रम, प्रमुख कवियों के बारे में, जो प्रमुख कवि हैं उनके रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, इन सब की चर्चा करेंगे। और जो नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही विस्तृत और प्रामाणिक हैं। आपको महज 40 से 45 मिनट के वीडियो में पूरा रीतिकाल का अध्ययन हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथियों, हमने जो केवीएस में जो 9 से 12 एनसीईआरटी की बुक है उनके एमसीक्यूज भी शुरू कर रखे हैं, उनको भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। साथियों, शुरू करते हैं अपना रीतिकाल। जो रीतिकाल की अवधि है उसके बारे में विद्वानों के अनेक मत हैं, उनकी अपन चर्चा यहाँ करेंगे। जो पहला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा व शुक्ल का विक्रम संवत 1700 से 1900 तक, विक्रम संवत 1900 तक, यही जो मत है रीतिकाल की अवधि का वो सर्वमान्य मत है, राम कुमार वर्मा व शुक्ल। अगला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विक्रम संवत 1600 से आरंभ। मिश्र बंधु ने बताया, जो मिश्र बंधु थे उन तीनों ने बताया कि विक्रम संवत 1681 से 1889 तक। और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी के मध्य इसका कालक्रम बताया। जो रीतिकाल है उसमें सर्वाधिक सर्वमान्य मत है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा व आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, वो है विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक। साथियों, अब रीतिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा है, अनेक नामों से संबोधित किया है। उन्होंने अनेक नाम दिए हैं, उनके बारे में अपन देख लेते हैं एक बार। रीतिकाल को विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। रीतिकाल को विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम, उनके में सबसे पहला नाम आता है मिश्र बंधु, जिन्होंने अलंकृत काल का है इसको। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल समय के आधार पर कहा है, और रीतिकाल का है प्रवृत्ति के आधार पर। जो रामचंद्र शुक्ल ने हैं उन्होंने दो मत दिए हैं, समय के आधार पर तो ये उत्तर मध्य काल है और प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने श्रृंगार काल का है इनको। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनको श्रृंगार काल का है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने इनको कला का काल का है, कला काल। रामशंकर शुक्ल रसाल ने। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने इनको रीति श्रृंगार काल का है, रीति श्रृंगार काल का है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कला काल कहा है इन्होंने भी, और रामशंकर शुक्ल रसाल ने भी इनको कला काल का है। ग्रियर्सन ने द ओर्स पोएटिका का है ग्रियर्सन ने। एडविन ग्रिटज अलोबोराइज्ड पीरियड का है। अगला नाम है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, उन्होंने साहित्य शास्त्रीय काल का है। उन्होंने क्या कहा है? कुलश्रेष्ठ जी ने साहित्य शास्त्रीय काल कहा है उन्होंने। रीतिकाल के प्रवर्तक के बारे में अपन देखें, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन कौन हैं? तो रीतिकाल के प्रवर्तकों में सबसे पहले नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है रीतिकाल का प्रवर्तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो चिंतामणि त्रिपाठी को माना है, और डॉक्टर नगेंद्र व नागरी प्रचारणी सभा काशी ने केशव दास को माना है। आप यहाँ नोट कर सकते हैं, केशव दास को माना है।
तो रीतिकाल का प्रवर्तक है जो सर्वमान्य मत है वो केशवदास है, और उसको मानने वाले कौन कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र हैं और नागरी प्रचारणी सभा काशी है। रीति शब्द का अर्थ। रीति शब्द संस्कृत की रींग में इक्तिन प्रत्यय, इक्तिन प्रत्यय जिसको कितने भी कहते हैं वो अशुद्ध है, इक्तिन प्रत्यय के जोड़ने से रीति शब्द बना, जिसका अर्थ होता है पद्धति या शैली या तरीका। पद्धति, शैली या तरीका, जिसमें रींग धातु है और कतिन जिसको इक्तिन भी कहते हैं, कतिन प्रत्यय है। अब हमने रीति शब्द का अर्थ देख लिया, रीतिकाल का प्रवर्तक देख लिया, रीतिकाल का समय देख लिया। अब हम कुछ यहाँ कोटेशन है या कुछ ये कहें अपन शब्द हैं यहाँ जो रामचंद्र शुक्ल ने इनको प्रयोग में लिया है। तो पहला मत है रामचंद्र शुक्ल जी का, या पहला कथन कहें, विक्रम संवत 1700 से 1900 के मध्य भक्ति परंपरा के विरुद्ध एक नवीन प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, नवीन प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह प्रवृत्ति भक्ति काल से इस दृष्टि में भिन्न थी। यह प्रवृत्ति भक्ति काल से इस दृष्टि में भिन्न थी कि इस काल अवधि में एक संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के समान श्रृंगार रस वर्णन, नायिका भेद व काव्य शास्त्रीय पद्धति के ग्रंथों की रचना की एक रीति या परंपरा दिखाई पड़ती है। अतः इसे रीतिकाल कहना ही समीचीन होगा, उपयुक्त होगा, समानार्थी होगा। ये कथन किसका था? रामचंद्र शुक्ल का। रीतिकाल के उदय के कारण। रीतिकाल उदय होने के क्या क्या कारण थे उनमें हम देखेंगे। यहाँ पहला कारण जो शुक्ल जी ने बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो पहला कारण था, आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि के कारण हिंदी साहित्य में रीतिकाल का उदय हुआ। जो आश्रयदाता राजा थे उनकी अभिरुचि थी इस तरीके के नायिका वर्णन, रस से संबंधित रचनाएं इस काल में हों, उनकी रुचि के कारण ही हिंदी साहित्य में रीतिकाल का उदय हुआ। नायक नायिकाओं की रचनाओं, श्रृंगार, रस, इन सब का प्रभाव आश्रयदाताओं की रुचि के कारण हुआ और इस वजह से ये रीतिकाल का उदय हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि संस्कृत लक्षण ग्रंथों से प्रेरित होकर हिंदी में भी लक्षण ग्रंथों की एक परिपाटी चल पड़ी, इसी से रीतिकाल का आगमन हुआ। आपसे पूछ सकते हैं कि संस्कृत लक्षण ग्रंथों से प्रेरित होकर हिंदी में भी लक्षण ग्रंथों की एक परिपाटी चल पड़ी, इसे रीतिकाल किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। ये डॉक्टर नगेंद्र राजा जो थे उनकी भोग विलास की प्रवृत्ति थी। राजाओं की भोग विलास की प्रवृत्ति के कारण कवियों के मन में निराशा व कुंठा कर गई। भोग विलास की प्रवृत्ति के कारण निराशा, कुंठा उनके मन में बैठ गई। इसी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य लिखा गया। डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि रीति काव्य क्यों लिखा गया, रीतिकाल का उदय क्यों हुआ, कि उसमें कहा कि राजाओं की भोग विलास की जो प्रवृत्ति थी उनके मन में घर कर गई, कुंठा थी, उनके प्रति रोष था। रीतिकाल के पतन के कारण, जो रीतिकाल है उसके पतन के क्या क्या कारण हैं आप उनको देखेंगे। पहले लोक मंगल की भावना का अभाव, लोक मंगल की भावना का अभाव, अत्यधिक श्रृंगारिकता व रसिकता, अत्यधिक श्रृंगारिकता व रसिकता, अतिशय चमत्कार प्रियता, दिखावे की भावना। डॉक्टर नामवर सिंह जी के अनुसार क्या है? नामवर सिंह जी क्या कहते हैं? डॉक्टर नामवर सिंह जी कहते हैं कि अंग्रेजों के अत्यधिक दमन चक्कर के कारण भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव की भावना जागृत हुई, यह भी रीतिकाल के पतन का एक कारण बनी। अंग्रेजों के अत्यधिक दमन चक्कर के कारण भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव की भावना जागृत हुई, यह भी रीतिकाल के पतन का एक कारण बनी। अब हम इनके बाद देखेंगे रीतिकाल के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं यहाँ। तो सबसे पहला आता है ठाकुर
शिव सेंगर के अनुसार, ठाकुर शिव सेंगर के अनुसार हिंदी में पुष्प कवि द्वारा रचित अलंकार रत्नाकर 713 ईस्वी से रीति ग्रंथों की रचना का सूत्रपात हुआ। 713 से सूत्रपात, किंतु यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अतः अधिकांश विद्वान कृपाराम द्वारा रचित हित तरंगिणी जो कब थी 1541 ईस्वी में कृपाराम द्वारा रीति परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार हित तरंगिणी जो 1541 में कृपाराम द्वारा रचित थी उसको रीति परंपरा का पहला ग्रंथ माना है ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल व रीति काल का समन्वयक कवि माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल व रीति काल का समन्वयक कवि माना जाता है। समन्वयक कवि किसी काल का है कहा गया है, रीति काल का समन्वयक, रीति काल और भक्ति काल को दोनों को जोड़ने वाला, समायोजन करने वाला कवि किसे माना है? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने माना जाता है। मार्कंडेय वाजपेयी ने रीति काल को गुंडेपन व सहोदेपन का काल कहा है। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने तो भक्ति काल व रीति काल का समन्वयक कवि माना है। मार्कंडेय वाजपेयी ने क्या कहा है? रीति काल को गुंडेपन का वह सहोदेपन का काल कहा है। सहोदेपन का काल का। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन काव्य का आधार कृष्ण भक्ति काव्य को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन काव्य को का आधार क्या माना है? कृष्ण भक्ति काव्य माना है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ, आप इनको नोट कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने रीति काल को ललित कलाओं का काल कहा है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने रीति काल को ललित कलाओं का काल कहा है। ललित कलाओं का काल कहा है। अगला डॉक्टर गंगाराम मिश्र ने रीति काल को सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह कहा है। सूक्ष्म के प्रति डॉक्टर गंगाराम मिश्र ने रीति काल को सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह कहा है। स्थूल का विद्रोह कहा है। रीति काल की सामान्य विशेषताएं या प्रवृत्तियां, रीति काल की क्या विशेषताएं थीं या प्रवृत्तियां थीं, आपसे प्रश्न पूछ सकता है इसके बारे में। लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। दूसरा था श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरा क्या था? श्रृंगार रसों की प्रधानता। पहला था लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, दूसरा था श्रृंगार रस की प्रधानता। मुक्तक काव्यों की प्रधानता। मुक्तक काव्य इसी काल में सर्वाधिक प्रचलन में आए थे। ब्रज भाषा का प्रयोग, रीति काल में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ था। कवियों में आचार्य बनने की प्रवृत्ति थी, कवियों में होड़ थी। नायिका भेद का चित्रण था। रीति काल की जो विशेषताएं उनमें पहला था लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, दूसरा था श्रृंगार रस की प्रधानता, तीसरा था मुक्तक काव्यों की प्रधानता, चौथा था ब्रज भाषा का प्रयोग, कवियों में आचार्य बनने की प्रवृत्ति और नायिका भेद का चित्रण। अगला जो बिंदु है उसमें 7वें नंबर के ऊपर आता है कला पक्ष की प्रधानता। जो रीति काल की जो विशेषता थी उसमें कला पक्ष की प्रधानता थी। चमत्कार प्रदर्शन की भावना, दिखावे की भावना, राज दरबारों से प्रेरित काव्य रचनाएं, राजाओं की अभिरुचि थी। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण। रीति काल के कवियों का वर्गीकरण। जो रीति काल के कवि हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनको 3 भागों में बांटा है। जो रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकालीन जो कवि हैं उनको कितने भागों में बांटा है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को 3 भागों में बांटा है। जो रीतिकाल के कवि हैं उनको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला है रीतिबद्ध कवि। पहला क्या है? रीतिबद्ध कवि। वे कवि जिन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों, लक्षण ग्रंथ जिन्हें कहा गया था, संस्कृत के जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ थे उनको लक्षण ग्रंथ भी कहा था, कि आधार पर या आधार में उनको मद्देनजर रखते हुए काव्य शास्त्रीय अर्थात लक्षण ग्रंथों की रचना की। उनके समान ही लक्षण ग्रंथों की रचना की।
व काव्य रचना की, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा जाता था। उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा जाता था। लक्षण ग्रंथ और काव्य रचना। लक्षण ग्रंथ संस्कृत के काव्य के आधार के ऊपर ही उनको मद्देनजर रखते हुए और उसमें साथ में काव्य रचना करने वाले कवि को रीतिबद्ध कवि कहा जाता था। ये वर्गीकरण किसने किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उनको 3 भागों में बांटा था। अब अगला है कि प्रमुख रीतिबद्ध कवि हैं कौन कौन से? रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं? तो रीतिबद्ध कवि में हम जो ये 15 नाम हैं, 15 नाम, उनको पढ़ेंगे। पहला था केशवदास, दूसरा था भिखारी दास, तीसरा था देव, चौथे कवि थे ग्वाल, पांचवा तोस, छठा रसलीन, छठा था रसलीन, और सातवां था मंडन मिश्र, मंडन मिश्र, आठवां था सूरती मिश्र, सूरती मिश्र, नौवां था पद्माकर, पद्माकर, 10वां भूषण, 11वां मतीराम, 12वां चिंतामणि, 13वां सोमनाथ, और 14 नंबर पर आया कुमार मणि, और 15 नंबर पर आया रसिक गोविंद, रसिक गोविंद। और ये 2 नाम और भी थे, जसवंत सिंह और कुल मिश्र, कुल मिश्र। साथियों, हमने जो ये सीरीज शुरू कर रखी KVS, TGT, PGT, PRT, नेट, JRF, हिंदी में सभी परीक्षाओं में जो साहित्य का जहाँ भाग है वहाँ ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं काम आने वाली। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और वीडियो में अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम इनके साथ साथ ही MCQ जो शुरू करें, 9 से 12 की जो किताबें थीं उनमें जो MCQs थे हमने तैयार किए हैं। जो 9 से 12 की जो पाठ्य पुस्तकें हैं जो TGT, PGT में लगी हुई हैं, उन सभी चैप्टर का क्रम वाइज और MCQs के आधार पर अध्ययन करवाया जाएगा। और वीडियो आपको YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में, टेलीग्राम पर मिल सकता है, फेसबुक पेज पे भी है, उस फेसबुक पेज का भी लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। पहले हमने पढ़े रीतिबद्ध कवि, अब दूसरे पढ़ेंगे रीति सिद्ध कवि। कौन से पढ़ेंगे अब? रीति सिद्ध कवि। जो रीति सिद्ध कवि हैं उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया है, उनका वर्गीकरण किस लिए गया, उनको आधार क्या मानना है? वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, संस्कृत के आधार या काव्य शास्त्री जो ग्रंथ हैं उनको आधार न मानते हुए लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, किंतु रीतिबद्ध कवियों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर काव्य रचना की। जो लक्षण ग्रंथ और प्लस में काव्य रचना की वो रीतिबद्ध कवि थे, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे पर रीतिबद्ध कवियों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा, उन्होंने रीति सिद्ध कवि कहा गया है। अब रीति सिद्ध कवि में कौन कौन है उनको देखते हैं अपन। ये 12 है जो रीति सिद्ध कवि हैं, उनके बारे में देखेंगे। बिहारी सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, नेवाज, वृंद कवि, पजनेश, सेनापति, बेनी, रसनिधि, कृष्ण कवि, नृपशंभु, हठजी, राम सहाय दास, और विक्रमादित्य। अगला है रीति मुक्त कवि। हमने रीतिबद्ध पढ़ लिए, रीति सिद्ध पढ़ लिए, और अब रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि में कौन से आएंगे? वे कवि जो किसी परंपरा में नहीं बंधे, अपितु जिन्होंने अपने हृदय की अनुभूति के आधार पर काव्य रचना की। जो किसी परंपरा में नहीं, ना तो लक्षण ग्रंथों की रचना की, ना काव्य रचना, मतलब कि जो उनके बताए हुए मार्ग पे चले, उन्होंने क्या, जो हृदय की अनुभूति थी, हृदय के उद्गार थे, उनके आधार पर काव्य रचना की, उन्हें रीति मुक्त कवि कहते हैं, उन्हें रीति मुक्त कवि कहते हैं। रीति मुक्त कवि में पहला नाम आता है घनानंद का। घनानंद बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव। ये जो 3 जो वर्गीकरण था तीनों का, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा था। अब अगला जो वर्गीकरण है वो डॉक्टर बच्चन सिंह ने बताया है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे शुक्ल के। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिकालीन कवियों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है, रीति चेतस कवि और काव्य चेतस कवि। वे कवि जिन्होंने केवल लक्षण ग्रंथ
लिखे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे, उदाहरण कृपाराम जी। और काव्य चेतस कवि कौन है? वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों के साथ साथ काव्य रचना करने वाले ग्रंथ भी लिखे, उनको काव्य चेतस कवि कहा है। अगला है रामचंद्र शुक्ल ने इनको 3 भागों में बांटा है। मिश्र ने भी 3 भागों में बांटा, शुक्ल ने भी 3 भागों में बांटा। अब वो जो 3 भाग है उनके बारे में अपन देखेंगे कौन कौन है। उद्भावक आचार्य, उद्भावक आचार्य वे कवि जिन्होंने अपना कोई मौलिक नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया हो, जैसे देव। उद्भावक आचार्य कौन थे? देव। उद्भावक व्याख्याता वे कवि जिन्होंने अपना कोई नवीन मौलिक सिद्धांत नहीं दिया, किंतु पहले से चले आ रहे सिद्धांतों की व्याख्या की, केशवदास। कवि शिक्षक आचार्य वे कवि जिन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों को ध्यान में रखकर किसी को शिक्षा देने हेतु काव्य रचना की, वो कौन थे? बिहारी। प्रमुख रीतिबद्ध कवि में पहला नाम आता है केशवदास जी का। अब हम जो कवि हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला नाम आता है केशवदास का। किसका नाम आता है? केशवदास का। केशवदास जी का जन्म 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड ओरछा एक जगह है वहाँ पर हुआ। निधन 1617 ईस्वी में। इनका मूल नाम क्या था? वेदांती मिश्र। पिता का नाम था काशीनाथ मिश्र। शीघ्र बौद्ध रचना में ये नाम दिया हुआ है। दादा का नाम था कृष्णदास। कृष्ण व राम भक्त कवि हैं ये। निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे। कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे। ओरछा नरेश राव इंद्रजीत सिंह के आश्रित कवि व गुरु थे। ओरछा नरेश राव इंद्रजीत सिंह के आश्रित कवि व गुरु थे। उनके आश्रय में रचना करते थे और उनके गुरु थे। इनके बारे में विशेष तथ्य क्या क्या है? कठिन काव्य का प्रेत कहा किसने कहा? शुक्ल जी ने। इन्होंने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? केशवदास को। किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। संस्कृत का क्लासिक पंडित डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। बच्चन सिंह जी ने इनको कहा। अगला है कोर्ट का कवि डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। कोर्ट का कवि इनको किसने माना? विजयपाल सिंह जी ने। केशवदास का परिवार व पूर्वज विद्वत समाज में गिने जाते थे। इसे स्वीकार करते हुए केशवदास ने कहा कि मेरे घर की सुख सारिकाएँ भी संस्कृत बोलती हैं। जो विजयपाल सिंह जी ने कहा था कि कोर्ट का कवि है, तो उसने इस बात स्वीकार की कि मेरे घर में जो तोता चिड़िया जो भी जानवर हैं वो भी संस्कृत बोलते हैं। केशवदास को भाषा देववाणी में कविता लिखने का दुख था। इसको स्वीकार करते हुए उन्होंने कवि प्रिया में लिखा। क्या लिखा? वो लाइनें मैं आपको दिखा रहा हूँ। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मती केशवदास। भाषा बोली न जानही जिन कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मती केशवदास। ये केशवदास ने कहा। किस में कहा? कवि प्रिया में कहा। ये पंक्ति कई बार पूछी जाती है कि ये पंक्ति किनकी है या किस ग्रंथ से या किस काव्य से ली गई है। केशवदास द्वारा रचित कवि प्रिया से ली गई। श्याम सुंदर दास व डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास व डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। किस काल का प्रवर्तक माना है? रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया। इसमें 16 सर्ग हैं या अध्याय हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है। 13 प्रकाशों में श्रृंगार रस की विवेचना है। अंतिम 3 प्रकाशों में काव्य के गुण दोषों की विवेचना है। जो रसिक प्रिया है इसमें 16 सर्ग हैं
कितने सर्ग हैं? 16 सर्ग हैं। और जिसके जो प्रथम 13 जो सर्ग हैं उनमें किसकी रचना है? श्रृंगार रस की विवेचनाएं, रचनाएं श्रृंगार रस से संबंधित हैं। और अंतिम जो 3 प्रकाश हैं वो काव्य के गुण और दोषों की विवेचना करते हैं। जो सर्ग और अध्याय उनको प्रकाश कहा गया है। कवि प्रिया, इसमें नायिका भेद का चित्रण भी है। इसमें नायिका भेद का भी चित्रण है। इस रचना में केशव दास ने अलंकारों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है। केशव दास ने इनको निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है। सामान्य अलंकार जिनको शब्दालंकार कहा गया, विशिष्ट अलंकार जिनको अर्थालंकार कहा गया, उनको अर्थालंकार कहा गया। कवि प्रिया दंडी के काव्यादर्श, कवि प्रिया दंडी के काव्यादर्श व केशव मिश्र के अलंकार शेखर पर आधारित है। काव्य किसके ऊपर आधारित है? जो कवि प्रिया दंडी के काव्यादर्श पे और केशव मिश्र के अलंकार शेखर पर आधारित है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुवर्ण सुवृत्त भूषण बिनु बिरजाई कविता बनीता मित्र, या मित्र भी लिख सकते हैं इसको। इस रचना में केशव दास ने कुछ नवीन अलंकारों की उद्भावना भी की। वृद्ध रूपक, अद्भुत रूपक, रूपक रूपक और प्रेमालंकार। दंडी के प्रेयस अलंकार का ही हिंदी नाम कर दिया गया। दंडी का जो प्रेयस अलंकार था उसको प्रेम अलंकार कर दिया। कवि प्रिया के 16वें प्रभाव में रस का उल्लेख। इस प्रभाव में उन्होंने विवाद एवं आदि नामक 2 नए संचारी भाव भी बताए। जो उनको प्रभाव कहा गया, अध्याय कहा गया, प्रकाश कहा गया, उसमें उन्होंने 2 नए संचारी भाव बताए थे। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में किस भाषा के ऊपर आधारित है? उसकी भाषा थी ब्रज। उसकी भाषा क्या थी? ब्रज थी। राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। भाषा कौन सी थी? ब्रज थी। रचना कब थी? 1601 ईस्वी में। राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। कथा का स्रोत कौन सा है? वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण। कुल सर्ग कितने? 39, जिन्हें प्रकाश कहा गया है। जिन्हें प्रकाश कहा गया है। इसमें 58 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। रामचंद्रिका में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग है? इसमें 58 छंदों का प्रयोग है। इसलिए राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। रामचंद्रिका को राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। तुलसीदास ने इन्हें प्राकृत कवि कह दिया तो केशव दास इनसे रुष्ट होकर, तुलसीदास ने इन्हें प्राकृत कवि कह दिया तो केशव दास इनसे रुष्ट होकर रामचंद्रिका की रचना एक रात में की थी। अगला जो बिंदु है, केशव दास की रामचंद्रिका के अनुकरण पर गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका की रचना की। इस रचना में मंगलाचरण के रूप में सरस्वती की स्तुति की गई है। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई। अब हमने केशव दास के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो कवि हैं वीर सिंह देवचरित। 4 नंबर पर जो रचना है वीर सिंह देवचरित, इसका समय 1607 ईस्वी से 1609 ईस्वी के मध्य माना गया था। जो सबसे प्रमाणिक है, जो सर्वमान्य मत है, वो 1607 ईस्वी है। ये वीर रस से संबंधित रचना थी। वीर रस से संबंधित रचना थी। इसमें जो अध्याय हैं उनको प्रकाश कहा गया है। उनकी संख्या 33 है। उनकी संख्या यहाँ 33 है। इसके जो भाग है, अध्याय हैं या जो प्रकरण हैं, उनको प्रकाश कहा गया है। इसकी भाषा ब्रज थी और ये आश्रयदाता वीर सिंह देव की प्रशंसा में रचित थी। इसके आश्रयदाता केशव दास के वीर सिंह देव की प्रशंसा में ये रचना रची गई थी। रतन बावनी, अगली रचना है रतन बावनी। ये वीर रस से संबंधित है। वीर रस से संबंधित रचना है। इसका समय भी 1607 ईस्वी माना गया था। वीर सिंह व रतन सिंह की प्रशंसा में रचित थी। 28 पद वीर सिंह के प्रशंसा में रचित हैं और 24 पद रतन सिंह से संबंधित हैं। तो कहने का अभिप्राय, जो 28 पद, जो पहले 28 पद हैं वो तो वीर सिंह से संबंधित हैं और जो बाद के 24 पद हैं वो रतन सिंह से संबंधित हैं। इनमें एक मंगलाचरण भी है जो एक पद है, उसमें सरस्वती की स्तुति की गई है। भाषा इसकी कौन सी है? डिंगल है। अपभ्रंश व राजस्थानी। डिंगल का जो निर्माण है वो अपभ्रंश और राजस्थानी से हुआ है। इसमें 56 छंद में लिखी गई रचना है। इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? 56 छंद का प्रयोग हुआ है।
अगली जो 6 नंबर की रचना है विज्ञान गीता, इसका समय 1610 ईस्वी माना गया है। इसका समय 1610 ईस्वी माना गया है। इसकी भाषा है ब्रज। इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज है। विज्ञान गीता की समय 1610 ईस्वी और भाषा ब्रज है। इसमें 21 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 21 सर्ग हैं, जिसे प्रभाव कहा गया है। जिसे प्रभाव कहा गया है। आध्यात्मिक रचना है। आध्यात्मिक रचना है वह दर्शन से संबंधित रचना है। दर्शन से संबंधित रचना। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जीव, माया आदि का चित्रण है। इसमें आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जीव, माया आदि का वास्तविक चित्रण किया गया है, सजीव चित्रण किया गया है। यह रचना संस्कृत के कृष्ण कवि द्वारा रचित नाटक प्रबोध चंद्रोदय से प्रभावित है। यह संस्कृत के कवि कृष्ण कवि द्वारा, संस्कृत के कौन से कवि? कृष्ण कवि द्वारा रचित नाटक प्रबोध चंद्रोदय से प्रभावित है। अगली रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। ये नेट, जेआरएफ, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी के जितने भी आईएलटी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जितने भी एग्जाम हैं उन सब में साहित्य के रूप में या कवि परिचय के रूप में, सब में ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जहांगीर जस चंद्रिका, इसका समय 1612 ईस्वी माना गया है। जहांगीर की प्रशस्ति में रचित थी। प्रबंधात्मक खंड काव्य है। कैसा काव्य? प्रबंधात्मक खंड काव्य है और वीर रस से ओतप्रोत रचना है। नक्सिक, इसका समय है 1612 ईस्वी। इसमें विभिन्न उपनामों के माध्यम से राधा का नक्सिक चित्रण किया गया है। नक्सिक में राधा का चित्रण किया गया है विभिन्न उपनामों से और समय है 1612 ईस्वी। अगली रचना है छंदमाला। इसका रचना काल अज्ञात है। इसका रचना काल क्या है? अज्ञात है छंदमाला का। शुक्ल ने इसे कवि प्रिया का ही एक भाग माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे कवि प्रिया का ही एक भाग माना है। वर्तमान में इस रचना के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में 77 वार्णिक छंदों की विवेचना है। जो पहला भाग है उसमें 77 वार्णिक छंदों की विवेचना है और द्वितीय भाग में 26 मात्रिक छंदों की विवेचना है। ये छंदबद्ध रचना है। 77 वार्णिक छंद पहले भाग में है और 26 दूसरे भाग में है। केशवदास हिंदी के पहले सर्वांग रीति निरूपक आचार्य हैं। इनके बारे में एक कथन है कि हिंदी के पहले सर्वांग रीति निरूपक आचार्य कौन है? केशवदास। केशवदास को रामचंद्र शुक्ल ने उक्ति व चित्रीय व शब्द क्रीड़ा का प्रेमी कहा है। केशवदास को रामचंद्र शुक्ल ने उक्ति व चित्रीय व शब्द क्रीड़ा का प्रेमी कहा है। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, उसमें उन्होंने केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह भावुकता व सहृदयता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये कथन किसका था? रामचंद्र शुक्ल का। केशव को कवि हृदय नहीं मिला, उनमें वह भावुकता व सहृदयता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन था। अगला भी कथन रामचंद्र शुक्ल का ही है। केशव हृदयहीन कवि हैं। केशव हृदयहीन कवि हैं। अगला है उनके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जो कवि को दे न चाहे विदाई सो बूझे केशव की कविताई। जो कवि को दे न चाहे विदाई, जो कवि को विदाई नहीं देना चाहता और वो बूझे केशव की कविताई, ये भी कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला एक कथन है केशवदास ने कहा है, केशव केसन अस्करी असने अरी कराई चंद्रवदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाई। केशवदास का ये है ये कथन। ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। अगला जो कवि है देवदत्त द्विवेदी। देव या देवदत्त द्विवेदी, इनका जन्म 1673 ईस्वी इटावा उत्तर प्रदेश सनाड्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। निधन 1767 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार ये हितहरि वंश के अनुयायी थे। हितहरि वंश के अनुयायी थे। किसके अनुसार? भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार। रीतिकालीन कवियों में देव अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। देव अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। फलस्वरूप इन्हें अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहना पड़ा। ये अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे, अक्खड़ स्वभाव के लिए जाने जाते थे और हरिश्चंद्र के अनुसार ये हितहरि वंश के अनुयायी थे और इनका जन्म सनाड्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था 1673 ईस्वी में और निधन हुआ था 1667 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं
ठाकुर शिव सिंह सेंगर व डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी रचनाओं की संख्या 72 मानी है। वर्तमान में 15 रचनाएं ही उपलब्ध हैं, 15 रचनाएं ही उपलब्ध मानी है। और जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने और ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने इनकी रचनाओं की संख्या 72 मानी थी। पहली रचना है भाव विलास। देव की प्रथम रचना है ये भाव विलास। नायिका भेद, श्रृंगार रस व अलंकारों का चित्रण है। नायिका भेद, श्रृंगार रस और अलंकारों का चित्रण है। 39 अलंकारों की विवेचना इसमें की गई है। किसी के आश्रय में रहकर इसकी रचना नहीं की। यह रचना देव ने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई थी। यह रचना देव ने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई थी। अष्टयाम उनकी दूसरी रचना है। इसमें 8 प्रहरों में होने वाले नायिका के विभिन्न हाव भावों का चित्रण है। अष्टयाम नाम से ही स्पष्ट है, 8 याम होते प्रहर, 8 प्रहरों में होने वाले नायिका के विभिन्न हाव भावों का चित्रण है इसमें। कुशल विलास, फफूंद के शासक कुशाल सिंह के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में रचित कुशल विलास। भवानी विलास, भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में रचित। प्रेम चंद्रिका, उद्योत सिंह वैश्य के आश्रय में रचित विषय वासना के तिरस्कार प्रेम के महात्म्य व विविध रूपों का चित्रण है इसमें। रस विलास, भोगीलाल के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में रचित रचना है। सुजान विनोद रचना है। राजा सुजान मणि के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में रचित। देव शतक और देव चरित्र, ये और 2 रचनाएं हैं इनकी। अध्यात्म संबंधी रचना है। संसार की निस्सारता, जीव जगत माया ब्रह्म आदि की विवेचना है इसमें। देवचरित्र प्रबंधात्मक खंड काव्य है। कृष्ण के चरित्र का चित्रण है यहाँ। देव चरित्र में प्रबंधात्मक तो खंड काव्य है ये, और कृष्ण के चरित्र का चित्रण किया गया है यहाँ पर। शब्द रसायन काव्य शास्त्र या काव्य रसायन, क्योंकि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। शब्द रसायन या काव्य रसायन रीति ग्रंथ भी है, इसको कहा जा सकता है रीति ग्रंथ है और काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य गुण, दोष, शब्द शक्ति, रस, नायिका भेद, छंद आदि की विवेचना यहाँ की गई है। यह रचना भानुदत्त की रस तरंगिणी, मम्मट के काव्य प्रकाश व विश्वनाथ के साहित्य दर्पण पर आधारित है। सुख सागर रीति ग्रंथ, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, ये भी रीति काव्य ग्रंथ है और शास्त्रीय काव्य ग्रंथ है। काव्य के विभिन्न अंगों की विवेचना कवित्व व सवैया छंदों में की गई है। देव माया प्रपंच संस्कृत कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पदबद्ध हिंदी अनुवाद है। यह मौलिक रचना नहीं है, क्योंकि ये प्रबोध चंद्रोदय का हिंदी अनुवाद है, क्योंकि जो कृष्ण कवि हैं संस्कृत के, उनके द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक है, उसका पदबद्ध हिंदी अनुवाद है। राग रत्नाकर संगीत विषयक रचना है। राग रत्नाकर। जाति विलास नायिका भेद संबंधी रचना है। श्रृंगार रस का चित्रण है इसमें। श्रृंगार रस का चित्रण है, विभिन्न जातियों की नायिकाओं का चित्रण है इसमें। प्रेम तरंग अगली और अंतिम रचना है इसकी। प्रेम तरंग नायिका भेद का चित्रण है। संयोग श्रृंगार रस का चित्रण है इसमें। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इनकी निम्नलिखित रचनाओं का उल्लेख किया है, किंतु ये वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कुछ नागरी प्रचारणी सभा काशी ने भी इनकी रचनाओं के बारे में बताया है, पर उनका वर्तमान समय में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उनका कोई उल्लेख नहीं मिला। ये रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कौन कौन सी रचनाएं उनके बारे में देख लेते हैं। पाशव विलास, तत्व दर्शन 25, ब्रह्म दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी और प्रेम दीपिका, उनकी ये 7 रचनाएं हैं जो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने भी इनका वर्णन किया है, पर उनके बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में ये रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। देव के बारे में विशेष तथ्य। देव के बारे में अपन विशेष तथ्य देख लेते हैं। देव रसावादी आचार्य थे। देव कौन से रस के बारे में, क्योंकि वो रस के
आस्वादन में विश्वास रखते थे। रसों की विवेचना करते हुए उन्होंने छल नामक नए संचारी भाव की कल्पना की। रसों की विवेचना करते हुए रसावादी आचार्य थे, तो उन्होंने रसों की विवेचना करते समय छल नामक नए संचारी भाव की कल्पना की। देव ने श्रृंगार रस को सभी रसों का आधार माना। देव ने श्रृंगार रस को सभी रसों का आधार माना है। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। तो श्रृंगार रस को सभी रसों का मूल और आधार माना है। इन्होंने तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति की भी कल्पना की थी। एक तो नई संचारी भाव की छल नामक, श्रृंगार रस को उन्होंने सभी रसों का आधार बताया, और चौथी शब्द शक्ति मानी थी तात्पर्य। रीतिकालीन कवियों में सबसे ज़्यादा मौलिक उद्भावनाएं देव ने ही प्रकट किए हैं। इन्होंने अभिधा शब्द शक्ति में रचित काव्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए कहा है कि अभिधा उत्तम काव्य मध्यम लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस सदा उल्टी कहत नवीन। तो देव का ये कथन है कि अभिधा उत्तम है काव्य में, और मध्यम में कौन लक्षणा, और अधम व्यंजना, और व्यंजना सबसे नीचे है, रस बिरस सदा उल्टी कहत नवीन। रीतिकालीन कवियों में देव प्रगल्भ व प्रतिभाशाली कवि हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन था। बहुत महत्वपूर्ण कथन है यहाँ, रीतिकालीन कवियों में देव। तो हमने देव के बारे में पढ़ा, केशव दास के बारे में पढ़ा, अगला कवि है भूषण, और ये अगली जो कवि हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।